मॉर्निंग साथियों, नर्सिंग ए टू जेड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपको पता है कि हम इस पर सॉल्व करा रहे हैं पीआर यादव पूरी। तो उसी सीरीज में हम आपकी एक नई सब्जेक्ट आज चालू करने वाले हैं, जो आप काफी दिनों से बोल भी रहे थे कि ओबीजी या मेंटल हेल्थ की आप बोल रहे, तो ओबीजी आज चालू होने वाली है। मेंटल हेल्थ भी धीरे धीरे आपकी कुछ दिनों में ही चालू हो जाएगी। हम जैसा कि आपका सबका सजेशन आया था कि थ्योरी ज़्यादा कराइए, तो हम थ्योरी क्लासेस कराएंगे। हमने ये टारगेट रखा है कि हम 10 या 15 जो भी है थ्योरी क्लासेस कराएं और उसके बाद कंप्लीट उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएं पीआर यादव में से। ठीक है, तो ये टारगेट रहने वाला है। जिसको जो भी पढ़ना है वो पढ़ सकता है उस हिसाब से। दूसरी बात बच्चे, हम ये बताना चाहते हैं ये क्लास फर्स्ट है किसकी, ओबीजी की। इसमें हम कंप्लीट ओबीजी आपको कराएंगे। ठीक है, तो बस क्लास से जुड़े रहें, आपको कुछ नहीं करना है, आपको नोट्स बनाने हैं इसके प्रॉपर। अगर आपके पास नोट्स नहीं है या फिर आपको रिवाइज पर्पज से लेना है तो रिवीजन करना है 2x में चला के। ठीक है, और ये क्लास जो है सबके लिए रहेगी जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स की तैयारी करने वाले हैं, कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, जिनके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, या फिर जो बच्चे अभी सेमेस्टर्स में हैं, लाइक अभी 6 सेमेस्टर कंप्लीट होगा तो 7 सेमेस्टर में जो बच्चे जाने वाले हैं उनके लिए भी ये क्लासेस रहेंगी। तो वो अपना ओबीजी का जो सिलेबस है वो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज क्लास फर्स्ट है। मैं अपना इंट्रोडक्शन दोबारा दे दूं कि मेरा नाम है आयुष सिंघल और मैं नर्सिंग ऑफिसर हूं एट केजीएमयू लखनऊ। अच्छा, इस जैसे हम क्लास चालू कर रहे हैं उससे पहले एक थोड़ी सी आपको पता होगा वैसे इसके बारे में, हमने अपने चैनल पर भी डाला है कि केजीएमयू में कुछ घटना हुई है। देखो, घटनाएं हर इंस्टीट्यूट में होती हैं, उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एक जब प्रोफेशन पे बात आ जाती है तो हमको वहां पर खड़ा होना पड़ता है, अपना स्टैंड लेना पड़ता है। ठीक है, ये जो घटना हुई थी बेसिकली जो हमने भी प्रोटेस्ट किया है उस बात पे किया था कि जो एक वर्किंग जो एनवायरनमेंट होता है, वर्क प्लेस जो होता है, वहां पर कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। हमारा सीधा मुद्दा ये था। ठीक है, हमने किसी भी प्रोफेशन के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया है। लेकिन उसके बाद जो रिटेलिएशन में जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो हुए हैं हमारे प्रोफेशन को लेके। ठीक है, तो उसके लिए अब हमको एकजुट होकर खड़ा रहना पड़ेगा। आप स्टूडेंट्स हो, अभी जो ये वीडियो सुन रहे होंगे, या एस्पिरेंट्स हो, आपको कुछ नहीं करना है। आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ऐसी सर्कुलर करना है। इससे क्या होगा, इससे हमको हमारी जो साइड ऑफ स्टोरी है वो भी लोगों तक पता चलनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा कोई प्रोफेशन कोई छोटा प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, नर्सिंग प्रोफेशन भी हेल्थ केयर अगर बात करें टीम की एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये लोगों को बताना है। अगर कोई हमारी सैलरी के ऊपर, हमारे प्रोफेशन के ऊपर बात करेगा तो हमको चुप नहीं रहना है। ठीक है, तो इसी के साथ आपको बस अपने लेवल पर जितना कर सकते हो, जो भी अपने लेवल पर जितना कर सकता है उतना कीजिए। बाकी हमको किसी भी प्रोफेशन से कोई ईर्ष्या नहीं है। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। हमको बस ये है कि हमारे प्रोफेशन के बारे में मत बोलो। ठीक है, चलिए हम क्लास फर्स्ट चालू करने वाले हैं। बच्चे, ऑब्स एंड गायनी में जब हम पढ़ते हैं तो ऑब्स एंड गायनी में सबसे पहले अपने को पढ़ना पड़ता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तभी हम आगे समझ पाएंगे चीजें। तो हम बेसिक यहाँ पे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आपको बताएंगे। तो हम सबसे पहले आज फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। चलिए, ऑर्गन्स में हम बात करते हैं। तो ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखो, नोट्स जिसको बनाने हैं वो बनाते जाए साथ साथ में, जिससे बात के लिए जो है आपको भटकना ना पड़े, दोबारा क्लास नहीं लेनी पड़े। चलिए, तो ऑर्गन्स देखो, ऑर्गन्स 3 तरह के ऑर्गन्स जो है हमारे पास होते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स कितने तरह के होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? 3 तरह के ऑर्गन होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। तो एक तरह के ऑर्गन क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। दूसरा ऑर्गन्स होते हैं जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और एक ऑर्गन होते हैं जो एक्सेसरी होते हैं, जो केवल क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो एक्सेसरीज जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं। नाम से थोड़ा बहुत तो ये पता चल रहा होगा कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो मेन जेनाइटल ऑर्गन है, जबकि एक्सेसरी जो है वो कैसे हैं, सहायक बात करें तो जेनाइटल ऑर्गन है।
या ऑर्गन्स हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, ऐसे बोल सकते हो आप। चलिए, तो अगर हम बात करें एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं या उनको क्या बोलते हैं, तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन जितने भी होते हैं जो कि हमको नेकेड आइज से दिखाई देते हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहर है, तो बाहर होंगे तो नेकेड आइज से दिखाई देंगे, जिनको देखने के लिए उसके अलावा कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको देखने के लिए अपने को कोई ना कोई स्कोप की जरूरत होती है, स्कोप ना इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्लियर इसमें थोड़ा सा लिख सकते हैं कि इसको अगर हम बात करें तो हमको नीड होती है सम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, तो आप समझ रहे हो, इंस्ट्रूमेंट टू सी देम, उनको देखने के लिए, जबकि ऐसा यहाँ पर नीड नहीं होती, इनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। चलिए, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, तो हम इनको कलेक्टिवली एक नाम देते हैं और कलेक्टिवली हम इनको बोलते हैं बल्बा। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे, कलेक्टिवली इनको बोलते हैं बल्बा या फिर इसको बोलते हैं पोडेंडम। तो ये भी याद रखना है कि कलेक्टिवली हम जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो इनको हम बल्बा या फिर पोडेंडम बोलते हैं। और कौन कौन से होंगे, क्या क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, आपको अभी इतना ही समझना है। अब हम बात करते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स की। ठीक है, तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स जो होते हैं, हमने बात किया कि उनको देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। कौन कौन से होते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, तो उसमें हम बात करेंगे वेजाइना की। ठीक है, हम बात करते हैं सर्विक्स की, और हम बात करते हैं यूट्रस की, हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब्स की, या हम बात करते हैं ओवरी की। तो ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, इंटरनेटल ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद अगर बात करें एक्सेसरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो बस हेल्प करते हैं, हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ, वो हेल्प करेंगे। तो एक्सेसरी जेनिटल या ऑर्गन्स में हमारे कौन से आ जाते हैं, ब्रेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा कि हमने बात करी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें 3 प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल और एक्सेसरी। एक्सटर्नल में को जिनको बोलेंगे बल्बा, जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जबकि इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी। और इसके जो एग्जाम्पल हैं उसमें है वजाइना, उसमें है सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी। और जो एक्सेसरी है उसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, उसका एग्जाम्पल होगा क्या, ब्रेस्ट। ठीक है, और वो किसके लिए होते हैं, केवल हेल्प के लिए होते हैं इन द इंटरकोर्स के टाइम पे। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में। अब हमने बात किया एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, ये हम पढ़ने वाले हैं। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, हमने बात की अभी, हम क्या बोलते हैं, बल्बा बोलते हैं कलेक्टिवली, या फिर क्या बोलते हैं बच्चे, पोडेंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोडेंडम बोलते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, ये हम बात करें तो ये हम समझते हैं एक डायग्राम से। देखिए बच्चे, हम डायग्राम से आपको समझाएंगे चीजें, एनाटॉमी फिजियो से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो आपको अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो इन चीजों पे कम ध्यान देना है। जब मेन ऑप्शन गाइनी चालू होगी उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, उनके नोट्स अच्छे से बनाने हैं, डिटेल में पढ़ना है। इन चीजों को तुमको पता होना चाहिए आगे के टॉपिक समझने के लिए, इतना क्लियर रखो। ठीक है, हर चीज को तुम बहुत डिटेल में पढ़ने जाओगे, अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़ने जाओगे, क्वेश्चंस नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं। तो बस डायग्राम से थोड़ा थोड़ा समझिए। तो देखो, अगर हम बात करें एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, तो उनके लिए जो डायग्राम बनाते हैं हम, तो वो डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। तो पहली स्ट्रक्चर हमारी हो गई मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं।
आगे जो है उसमें होते हैं लेवियम मेजोरा। क्या होते हैं बच्चे? लेवियम मेजोरा होते हैं। तो लेवियम मेजोरा आप बनाओगे जब, तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये हो गया लेवियम मेजोरा। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि ये क्या है, ये हैं आपके लेविया मेजोरा। ठीक है बच्चे, तो लेविया मेजोरा आपके हो गए। उसके बाद आपको बनाने हैं लेविया माइनोरा। तो लेविया माइनोरा जो है वो इस तरह से होते हैं। तो ये हो गया आपके लेविया माइनोरा। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो है लेविया माइनोरा। ठीक है, अब ये लेविया माइनोरा जो है, और यहाँ पर एक होती है क्या आपकी एक स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं, ये हो गई आपकी फोर्थ स्ट्रक्चर। फोर्थ स्ट्रक्चर आपकी हो गई क्लाइटोरिस। क्या होगी बच्चे? क्लाइटोरिस हो गई। ठीक है, अब धीरे धीरे हमको ये नाम इनके पता चल गए, तो हम धीरे धीरे आगे के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप समझिए, एक एक करके हम सारी स्ट्रक्चर्स को अच्छे से डिटेल में समझेंगे ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए। तो हम मॉन्स प्यूबिस की बात करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जो आपने ये बनाए हैं वो क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो असल में मॉन्स प्यूबिस होता क्या है? तो मॉन्स प्यूबिस जो एक हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी, अगर आपने पढ़ी है थोड़ी, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस एरिया होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस के एंटीरियरली प्रेजेंट होता है मॉन्स प्यूबिस। तो ये कहाँ होता है? तो ये बच्चे एंटीरियर होता है किसके? प्यूबिक सिम्फाइसिस के। ठीक है, दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है? तो यहाँ पर एक फैटी एरिया होगा। ठीक है, मतलब फैटी एरिया क्या होगा कि यहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट जो है वो प्रेजेंट होता है इस एरिया में। तो इस एरिया में सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होता है। दूसरा हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हेयर ग्रोथ होती है, लेकिन ये हेयर ग्रोथ याद रखना है आफ्टर द प्यूबर्टी होती है। तो ये हेयर ग्रोथ कब होती है? आफ्टर प्यूबर्टी होती है। तो ये दो तीन चीज हैं जो आपको याद रखनी है इन द मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, कि ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के एंटीरियर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर फैटी एरिया है, मतलब यहाँ पर सबक्यूटेनियस जो है वो बात करें सबक्यूटेनियस टिश्यूज पाए जाएंगे, और उसके अलावा यहाँ पर हेयर ग्रोथ होती है आफ्टर प्यूबर्टी। उसके बाद हमने बात की थी लेविया मेजोरा की। ये जो आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये लेविया मेजोरा है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं लेविया मेजोरा की, तो इनको बोला जाता है आउटर लिप। ठीक है, क्योंकि एक लिप समान संरचना होते हैं, तो इनको बोला जाता है आउटर लिप्स। अगर हम बात करें इस पे होता क्या है, तो इनमें भी फैट्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यहाँ पर भी हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है कि अगर आए कि लेविया मेजोरा में हेयर फॉलिकल्स होते हैं, तो होते हैं। यहाँ पर सिबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, बिल्कुल होती हैं। यहाँ पर सिबेसियस ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पर स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो है ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये थोड़ा क्वेश्चंस कभी कभी बन जाता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स लेविया मेजोरा में पाए जाते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स लेविया माइनोरा में पाए जाते हैं। तो ये बात आपको थोड़ी सी एक याद रखनी है। उसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप समझिए कि यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये स्ट्रक्चर किसके होमोलॉगस होता है। हर एक स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे कि वो किस किस के होमोलॉगस होंगे। पहली बात आप समझिए, होमोलॉगस और एनालॉगस दो एक टर्म होती है। होमोलॉगस वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी उत्पत्ति, मतलब जिनका ओरिजिन जो है वो समान होता है। ठीक है, मतलब जैसे होमोलॉगस, जैसे अगर इसकी बात करें तो ये होमोलॉगस होता है स्क्रोटम के, स्क्रोटम, स्क्रोटम इन मेल्स। तो जो मेल्स में स्क्रोटम होता है और फीमेल्स में लेवियम मेजोरा होते हैं, वो एक ही स्ट्रक्चर से क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। और उनका जो ओरिजिन होता है वो किससे होता है बच्चे? तो उनका ओरिजिन होता है जेनाइटल स्वेलिंग से।
तो ये आपको है जो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चंस भी बनते हैं और याद भी रखने हैं। तो एक जेनाइटल स्वेलिंग होती है, उसकी वजह से अगर जेनाइटल स्वेलिंग से फीमेल है तो फीमेल में होगा क्या, लेविया मेजोरा, और मेल है तो उसमें डेवलप हो जाएगा क्या, स्क्रोटम। तो ये आपने समझा, मतलब एक ही स्ट्रक्चर से दो चीजें डेवलप हो गई और वो अलग अलग काम करेंगी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स। यहीं पे हम थोड़ा सा एक समझ लेते हैं, एक और टर्म होती है जिनको बोलते हैं एनालॉगस। एनालॉगस ऑर्गन्स कैसे होते हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति, मतलब जिनका ओरिजिन तो अलग अलग चीजों से हुआ है लेकिन वो फंक्शन सेम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको पता होगा कि देखो, एक है वर्ड और एक है इंसेक्ट, दोनों के पास पंख होते हैं, दोनों का काम है उड़ना, लेकिन दोनों के जो पंख हैं उनकी उत्पत्ति, उनका ओरिजिन जो है वो अलग अलग होता है। तो वो ऑर्गन जो होते हैं वो कैसे कहलाते हैं? एनालॉगस ऑर्गन कहलाते हैं। तो ये बेसिक है, आपको ये पता होना चाहिए। हम बात करेंगे यहाँ पे होमोलॉगस ऑर्गन्स की, तो ये याद रखना है कि जो स्क्रोटम होता है इन द मेल वो होमोलॉगस होता है लेविया मेजोरा के। चलिए, थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं लेविया माइनोरा। लेविया माइनोरा की अगर हम बात करें तो लेविया माइनोरा में क्या सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, क्या स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो, लेविया माइनोरा की अगर हम बात करें तो लेविया माइनोरा में पहली बात तो हेयर फॉलिकल, फैट और स्वेट ग्लैंड्स, ये तीनों ही एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो नहीं पाई जाएंगी। यहाँ पर क्या पाया जाएगा? तो यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड पाया जाएगी केवल। ठीक है, केवल सेबेशियस ग्लैंड पाई जाएगी। तो सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसके अलावा ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं वो एब्सेंट होती हैं। अच्छा, लेविया मेजोरा में एक और पॉइंट आपका रह गया था कि लेविया मेजोरा जो यहाँ पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज बनती है, और लेविया मेजोरा जहाँ पर मिल रहे हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? तो उस चीज को हम बोलते हैं पोस्टीरियर कमीशर। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं पोस्टीरियर कमीशर। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं पोस्टीरियर कमीशर बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेविया मेजोरा की पार्ट है। चलिए, लेविया माइनोरा के बारे में और क्या पढ़ सकते हैं हम, और देखते हैं लेविया माइनोरा को हम पढ़ें तो अगर हम बात करें लेविया माइनोरा जो होती है जब फीमेल यंग होती है, ठीक है, तो लेविया माइनोरा जनरली विजिबल नहीं होती, वो लेविया मेजोरा से ही कवर होती है। लेकिन जो मल्टीपेरस फीमेल्स होते हैं, मल्टीपेरस फीमेल्स, ठीक है, जो मतलब बच्चे पैदा जिन्होंने कर लिए हैं, तो वो फीमेल्स में लेविया में बात करेंगे जो माइनोरा होती है वो दिखने लग जाती है। हम ये पढ़ाएंगे आपको जब ओबीजी पढ़ाएंगे, मल्टीपेरस, मल्टीपैरिटी क्या होती है, ये सारी चीजें आएंगी आगे। ठीक है, तो आपको अब लेविया माइनोरा के बारे में इतना पता चला। उसके अलावा हम बात करें कुछ चीजों के बारे में कि जैसे ये क्लाइटोरिस आपको दिखाई दी, इस क्लाइटोरिस को लेविया माइनोरा एक तो एंटीरियर रूप से, मतलब ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से कवर करती है। ठीक है, तो लेविया माइनोरा ने दोनों तरफ से इसको क्या किया? कवर किया। जब लेविया माइनोरा ने इसको ऊपर से कवर किया तो ये जो बना उसको बोलते हैं प्रीप्यूस। क्या बोलते हैं? प्रीप्यूस। और जो ये नीचे से कवर किया इसको बोलते हैं हम क्या? फ्रेनुलम। ठीक है बच्चे, तो ये स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये थोड़े इनके नाम इसलिए याद रखने पड़ते हैं कि जब हम आगे चीजें पढ़ते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हाँ, तो उसमें आपको नहीं बताया जाएगा फ्रेनुलम, आपको पता होना चाहिए फ्रेनुलम जो है वो नीचे वाला फोल्ड है, अबव वाला जो फोल्ड होता है उसको प्रीप्यूस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, और समझिए। अब ये जो लेविया माइनोरा है, जो ये कि डिप्रेशन है, जो ये आपको डिप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको डिप्रेशन ये दिख रहा है, तो इस डिप्रेशन का भी एक नाम होता है और इस डिप्रेशन को बोलते हैं हम फोरशेट। तो ये एक तरह से लेविया माइनोरा का ही पार्ट है और इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम फोरशेट। ये आप समझ लीजिए। ठीक है, अब लेविया माइनोरा में आपको इतना ही पढ़ना है। उसके बाद है क्लाइटोरिस। अगर हम बात करें क्लाइटोरिस की, तो क्लाइटोरिस जो है उसकी लेंथ कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है, तो वो करीब आप याद रखिए 2 सेंटीमीटर इन लेंथ जो है ये देखने को मिलती है। 2.5 भी कहीं लिखा होता है, तो 2 सेंटीमीटर आपके अप्रोक्सीमेट लेंथ देखने को मिलती है। उसके अलावा ये एक इरेक्टाइल ऑर्गन होता है। ठीक है, और
इससे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, तो वही क्वेश्चन इससे बनता है कि ये किसके होमोलॉगस होता है। तो होमोलॉगस होता है ये बच्चे किसके, तो ये होता है पेनिस के होमोलॉगस इन मेल। और ये बनता किससे है, तो इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है आपका जेनाइटल ट्यूबरकल से। ठीक है, तो ये आप क्लाइटोरिस के बारे में समझ में आ गया। अब बात करते हैं और कि अच्छा, हमने लेवियम माइनोरा की बात लेवियम मेजोरा की बात कर ही ली थी। ये लेवियम जो मेजोरा होता है वो किससे बना होता है, तो अब लेवियम माइनोरा की जो बात करेंगे ये किसके होमोलॉगस होता है, तो यही देख लेते हैं कि ये भी एक होमोलॉगस स्ट्रक्चर होती है और होमोलॉगस होता है ये किसके, पेनाइल यूरेथ्रा के। तो जब हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हम जब यूरेथ्रा के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं यूरेथ्रा के कई टाइप और उसमें मतलब पार्ट्स होते हैं और उसमें एक पेनाइल यूरेथ्रा होता है। तो पेनाइल यूरेथ्रा के होमोलॉगस होता है क्या, क्लाइटोरिस। और इसका जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है, ओरिजिन हुआ है जेनाइटल फोल्ड से। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब तक इतना स्ट्रक्चर आपका बन चुका है। उसके बाद और क्या स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, तो अब हम पढ़ते हैं इसमें जो आपको अभी ये खाली स्पेस दिख रहा है, तो बेसिकली आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक तरह से क्या है, ट्राइंगुलर स्पेस है। ठीक, एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगुलर स्पेस है इसको हम एक नाम देते हैं और इसको क्या नाम देते हैं, इस स्पेस को नाम देते हैं यहाँ पर हम वेस्टिब्यूल। क्या नाम देते हैं बच्चे, वेस्टिब्यूल नाम देते हैं। ठीक है, तो हम इस वेस्टिब्यूल को अब यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि कैसे होता है। तो देखो, एक तरह से ये ट्राइंगुलर जो है स्ट्रक्चर आपकी बनी, तो एक तरह से ऐसी स्ट्रक्चर आपकी बनी ट्राइंगुलर टाइप। ठीक है, अब वेस्टिब्यूल जो है उसमें 6 ओपनिंग्स पाई जाती हैं। आपको 6 ओपनिंग के बारे में पता होना चाहिए। देखो, एक ओपनिंग ये हो गई, एक ओपनिंग हमने ये बना दी, इसके बगल में 2 ओपनिंग होंगी और 2 ओपनिंग्स होंगी यहाँ पर। ठीक है, ये जो होती है ओपनिंग उसको बोलते हैं हम क्या, यूरेथ्रल ओपनिंग है, यूरेथ्रा जो होता है, तो यूरेथ्रा हो गया। उसके बगल में जो 2 ये ओपनिंग्स हैं इनको बोलते हैं हम पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद ये जो ओपनिंग है वो वेजाइनल ओपनिंग है और वेजाइनल ओपनिंग को हम इंट्रोइटस बोलते हैं। ठीक है, या फिर बोल लो वेजाइनल ओपनिंग। और ये जो 2 ओपनिंग्स हैं इनको हम बोलते हैं बार्थोलिन डक्ट बोल लो, बार्थोलिन ग्लैंड बोलेंगे। ठीक है, जो एक जिसमें डक्ट्स भी पाई जाती हैं। तो ये अपनी 6 ओपनिंग आपको देखने को मिली यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए और आगे देखते हैं। अब थोड़ी इसकी अगर वेस्टिब्यूल की पोजीशन देखें यहाँ पर, तो वेस्टिब्यूल जो है उसके साइड में क्या है, उसके साइड में लेवियम माइनोरा है। ठीक है, तो ये जो है पार्ट जो है वो क्या है, तो ये जो पार्ट है वो एक तरह से वेस्टिब्यूल है। और वेस्टिब्यूल के साइड में क्या है, साइड में दिख रहा है लेवियम माइनोरा है। ऊपर क्या है, तो ऊपर हमने देखा क्या है, क्लाइटोरिस है। तो एंटीरियरली अगर आपसे पूछे तो क्या है, एंटीरियरली क्लाइटोरिस प्रेजेंट है। आपसे पूछे पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, तो पोस्टीरियरली फोरशेड प्रेजेंट है ना। और साइड में क्या प्रेजेंट है, तो लेविया माइनोरा प्रेजेंट है। तो देखो ऐसे याद किया करो। ठीक है, तो देखो वेस्टिब्यूल को आपको समझ गया है, पोजीशन आपको समझ में आ गई, वेस्टिब्यूल में 6 ओपनिंग्स हैं वो आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इन ओपनिंग्स के बारे में। जैसे हमने बात कर ली इंट्रोइटस के, मतलब जैसे हमने वेस्टिब्यूल के बारे में बात कर ली, तो हम एक ओपनिंग के बारे में बात करते हैं। देखो यूरेथ्रा जो है वो आपको पता ही है। ठीक है, कि यूरेथ्रा जो है वो एक तरह से रीनल सिस्टम का पार्ट है। तो यूरेथ्रा के बारे में हम इतना कुछ नहीं पढ़ेंगे। पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स क्या होती हैं, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स जो हैं इनको हम स्कीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो इनका दूसरा नाम भी आप याद रखना कि इसको स्कीन ग्लैंड्स बोलते हैं। उसके अलावा ये एक क्या करती हैं, सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, जो इंटरकोर्स के दौरान जो है वो यूजफुल होता है। तो इसका इतना कोई
बात करें वाइटल रोल होता नहीं है, लेकिन हमको वही पढ़ना है कि पैरायूरेथ्रल ग्लैंड जो होती हैं वो भी किसी के होमोलॉगस होती हैं क्या, तो बिल्कुल होती हैं। तो पैरायूरेथ्रल ग्लैंड जो हैं वो भी होमोलॉगस होती हैं किसके, प्रोस्टेट ग्लैंड के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट बार्थोलिन ग्लैंड। चलिए बच्चे, बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में हम पढ़ते हैं अच्छे से। तो अगर हम बात करें बार्थोलिन ग्लैंड की, तो आपको एक डायग्राम दिखाते हैं। ठीक है, तो बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में हम बात कर रहे थे, तो देखो, हाँ चलो बार्थोलिन ग्लैंड की पहले हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत, बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं कि बार्थोलिन जो ग्लैंड होती है वो एक तरह से पी साइज की ग्लैंड होती है। ठीक है, और संख्या में कितनी होती है, हमने पढ़ा नंबर में, 2 नंबर में होती है। ठीक है, उसके अलावा हमको और क्या पढ़ना होता है, तो बार्थोलिन ग्लैंड का ये इनका फंक्शन क्या है वो पढ़ लेते हैं। तो एक तरह से ये एल्कलाइन म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं, और वो क्या करेंगे, वो बेसिकली हेल्प करेंगे किसमें, लुब्रिकेशन में। ठीक है, तो लुब्रिकेशन में ये मदद करते हैं, बाकी और कुछ इनका काम नहीं होता है। उसके अलावा हमको वही होमोलॉगस के बारे में पढ़ना है कि ये किसके होमोलॉगस है, तो वो पढ़ लेते हैं। तो बार्थोलिन ग्लैंड भी होमोलॉगस होती है, और बार्थोलिन जो ग्लैंड होती है वो होमोलॉगस होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के, जिसको हम बोलते हैं क्या, काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो मेल में प्रेजेंट होती है। बार्थोलिन ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, तो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब देखो, एक हम देखते हैं ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये वाला, सॉरी एक मिनट रुकिए। हाँ, तो ये आपको एक यहाँ पर ये वाला डायग्राम जो है, इधर वाला डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है नॉर्मली हम बात कर रहे थे, तो नॉर्मली जो है बार्थोलिन ग्लैंड, ये अगर इंट्रोइटस है तो बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होगी इधर, और ये क्या है, बार्थोलिन सिस्ट। तो ये डायग्राम आपका अभी करंट नोट सेट में पूछा गया है, और डायग्राम में पूछा गया था किस चीज का डायग्राम है, तो बार्थोलिन सिस्ट का डायग्राम है। इतना ही आपको बताना था और आपका क्वेश्चन सही हो जाता। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम आपसे पूछा गया है। ठीक है, दूसरी बात, ये कैसे बार्थोलिन सिस्ट कैसे डेवलप हो गया, बार्थोलिन सिस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखो, बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है उसकी एक डक्ट होती है, और वो जो डक्ट है तो उसका काम क्या है कि वहां से सिक्रेशन जो है वो होता है। अगर मान लीजिए कि ये डक्ट जो है ब्लॉक हो जाए, तो अगर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए बार्थोलिन जो ग्लैंड है, बार्थोलिन जो ग्लैंड है उसकी डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाए, किस रीजन से हो सकती है, ड्यू टू इन्फेक्शन हो सकती है। अगर ये इन्फेक्शन की वजह से ब्लॉक हो गई तो यहां पर सिस्ट बन जाता है। ठीक है, और उसी को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बार्थोलिन सिस्ट, जो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो पाता है विद द एंटीबायोटिक्स, तो हो सकता है कि बार्थोलिन की ग्लैंड की डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाए और इससे बार्थोलिन सिस्ट बन जाए। अब बार्थोलिन सिस्ट जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, पेनफुल होता है। ठीक है, बार्थोलिन सिस्ट का लोकेशन अगर पूछे कि बार्थोलिन सिस्ट आपका कहाँ प्रेजेंट है, तो ये देख रहे हो आप कहाँ प्रेजेंट है, तो ये लेविया माइनोरा पर प्रेजेंट है। उसके अलावा हम पूछ सकते हैं कि इसका कॉज क्या है, तो कॉज हमने बात की इन्फेक्शन, बट इन्फेक्शन किससे, इकोलाई से इन्फेक्शन हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो होगा वो इकोलाई इन्फेक्शन हो सकता है इसका। अब हम कैसे इसको मैनेज करेंगे वो देखते हैं।
तो जब बार्थोलिन ग्लैंड का सिस्ट हो गया, इसको मैनेजमेंट अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए हम करते हैं क्या, हम करते हैं बच्चे मार्सुपिलाइजेशन। तो एक तरह से ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है। अब इस सर्जिकल प्रोसीजर को आप एक बार डायग्राम से समझ लीजिए कैसे सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, बार्थोलिन सिस्ट हुआ था, तो हमने यहाँ से कट लगाया और ये जो है इसकी जो बात करें तो जो मेम्ब्रेन्स थी उसको वेजाइनल मेम्ब्रेन्स के साथ जो है जोड़ दिया। तो अब ये सिस्ट जो है क्या होगा, मतलब यहाँ से कुल लगे ये सूख जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको दोबारा रिपेयर कर देंगे। तो ये होता है मार्सुपिलाइजेशन, ये सर्जिकल प्रोसीजर है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये डायग्राम याद रखना है। आपको याद रखना है कि मार्सुपिलाइजेशन क्या होता है, किस प्रोसीजर मतलब इस प्रोसीजर को किस डिजीज में करते हैं, इन्फेक्शन में करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको बार्थोलिन सिस्ट के बारे में इतना पढ़ना है। उसके बाद हम हमारा एक और यहाँ पर ओपनिंग है, वो है इंट्रोइटस। तो हम थोड़ा सा बहुत पढ़ लेते हैं किसके बारे में, इंट्रोइटस के बारे में, कि इंट्रोइटस जो है वो क्या होता है। चलिए देखिए, इंट्रोइटस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो उसमें हमको ये पढ़ना है, तो इंट्रोइटस या फिर वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो इंट्रोइटस या वेजाइनल ओपनिंग के बारे में अपने को ये समझना है कि ये एक पतली झिल्ली नुमा मतलब मेम्ब्रेन से बात करें कवर होती है। तो ये कवर्ड होती है, कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन। और उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं बच्चे हाइमन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं इस मेम्ब्रेन को। अब जो हाइमन है उसमें एक ओपनिंग पाई जाती है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन जब होता है तो मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है उसको निकलने के लिए तो एक ओपनिंग चाहिए, तो या उसके निकलने के लिए ओपनिंग चाहिए, तो इसलिए हाइमन में एक ओपनिंग पाई जाती है जिससे मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो निकल जाता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो कोई भी ओपनिंग नहीं हो इस हाइमन में, तो अगर हो सकता है किसी किसी में नो ओपनिंग इन हाइमन, तो ये प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इम परफोरेट हाइमन बोलते हैं, ठीक है। तो इन परफोरेट हाइमन इसको बोलते हैं। अब इन परफोरेट हाइमन के केस में मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा, और अगर ये बाहर नहीं आ पाएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से हो जाएगा क्रिप्टोमेनेरिया, ठीक है। जब हम आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे तब भी क्रिप्टोमेनेरिया के बारे में बताते हैं, लेकिन आप समझिए क्रिप्टोमेनेरिया जो होता है उसका एक मोस्ट कॉमन कॉज जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है इनपरफोरेटेड हाइमन होना, ठीक है। तो इनपरफोरेटेड हाइमन में क्या होगा, इनपरफोरेटेड हाइमन की वजह से क्रिप्टोमेनोरिया हो जाता है। अब एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, जब इंटरकोर्स का टाइम आता है तो हाइमन रप्चर हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी इंट्रोइटस से रिलेटेड। तो आपको पूरा बात करें एक्सटर्नल जो जेनाइटल ट्रैक्ट है या एक्सटर्नल जो जेनाइटल है हमारा, वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में हमने बल्बा या पोडेंडम की बात की, और उसमें हमने बात की एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को बल्बा या पोडेंडम बोलते हैं। इसमें हमने स्ट्रक्चर्स देखे जिसमें मॉन्स प्यूबिस था, जिसमें लेवियम मेजोरा था, लेवियम माइनोरा था, क्लाइटोरिस थी और वेस्टिब्यूल था, ठीक है। तो फिफ्थ हम डाल सकते हैं इसमें, फिफ्थ क्या था बच्चे, वेस्टिब्यूल था। फिर हमने एक एक करके, आप देखो ये डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके हम लिख सकते हो। उसके बाद वेस्टिब्यूल की हमने बात कर ली थी कि वेस्टिब्यूल क्या होता है, यूरेथ्रा, इसमें 6 ओपनिंग्स होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं, ट्रायंगुलर शेप का होता है वेस्टिब्यूल। आपने हर एक ओपनिंग की बात की कि पैरायूरेथ्रल ग्लैंड क्या होती हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड की बात की। उसके बाद हमने बात की किसकी, इंट्रोइटस की। अच्छा, बार्थोलिन ग्लैंड में हमने बार्थोलिन सिस्ट के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा, मार्सुपिलाइजेशन जो होता है प्रोसीजर होता है उसके बारे में पढ़ा। अब बस लास्ट टॉपिक इसके बारे में एक और चीज पढ़ लो कि इसमें नर्व सप्लाई कौन सी होती है और ब्लड सप्लाई कौन सी होती है, ठीक है। और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसमें जो ब्लड सप्लाई पाई जाती है वो पाई जाती है इंटरनल पोडेंडल आर्टरी, ठीक है बच्चे। तो ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो ब्लड सप्लाई होती है इंटरनल पोडेंडल आर्टरी। और अगर हम बात करेंगे नर्व सप्लाई की
तो इसमें जो नर्व सप्लाई पाई जाती है वो पाई जाती है पोडेंडल नर्व। तो बस आप ये याद रखिए। इससे आगे इसमें कोई क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, तो आपको इतना याद रखना है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में। कल हम पढ़ेंगे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, उनको खत्म करेंगे। फिर आगे के चैप्टर लाइक मेंस्ट्रुएशन या फिजियोलॉजी हम बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम ऑप्शन गायनी अच्छे से आपकी चालू करेंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे बने रहें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अपने प्रोफेशन पे क्या होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद।